अस्सलाम वालेकुम। लेवल हफ्तम, क्या हाल चाल है बेटा आप सबके। ये आपके उर्दू का यूनिट है। मैं मिस शाज़िया ख़ान कैंपस 9 से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम नज़म दुआ का दूसरे यूनिट का काम करेंगे। पहले यूनिट के अंदर हमने अल्फाज, मायने और एक सवाल किया था, उसकी दोहराई करेंगे दोबारा से और काम को आगे दूसरे यूनिट का काम करेंगे। तो सफ़ा नंबर 136 निकालिए। ये नज़म अहमद नदीम क़ासमी ने लिखी है। पहले इसकी हम दोहराई करते हैं कि मुश्किल अल्फाज हमने तहरीर किए थे इस नज़म के, ठीक है। तो साथ साथ हर चीज़ को हम दोबारा देख लेते हैं। पहले नज़म को यादा कर लेते हैं। या रब मेरे वतन को एक ऐसी बहार दे जो सारे एशिया की फ़िज़ा को निखार दे। या रब मेरे वतन में एक ऐसी हवा चला जो इसके रुख से गिर के धब्बे उतार दे। या रब वो अबर बश के जो अर्ज़ पाक को हद्दे नसर तक ले हुए सब्ज़ाज़ार दे। ये 3 अशार हमने किए थे। इसकी दोहराई दोबारा करते हैं ताकि आपको ये चीज़ें दोबारा जहन नशीन हो जाएं। अब शायर की क्या ख्वाहिश है, सबसे पहले क्या दुआ मांग रहे हैं और दुआ क्यों मांगी जाती है। जो चीज़ें हमें अजीज़ होती हैं हम उनकी सलामती के लिए, खुशहाली के लिए, हिफाजत के लिए दुआएं मांगते हैं। अब शायर इसमें वतन की बहार के लिए दुआ मांग रहे हैं कि उनके सारे जो वो चाहते हैं, जब बहार आती है तो खुशियाँ आती हैं, हर तरफ सब्ज़ा होता है, फूल खिलते हैं, हरियाली ही हरियाली होती है। तो शायर चाहते हैं कि उनका वतन जो है एक चमन और गुलिस्तान की मानंद हो जाए, जहाँ हर तरफ फूल पत्ते खिले हुए हों और हर तरफ खुशबू जो है वो महक रही हो। और चाहते हैं ये सिर्फ उनके वतन तक ये सारी बहार, ये सारी शादाबी महदूद ना रहे, बल्कि सारा बर्रे आज़म एशिया जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हो। यानी कि सारा एशिया ही जो है वो फूलों की और इसकी बहार की खुशबू से जो हमारे वतन में है उससे निखार जाए। या रब मेरे वतन में एक ऐसी हवा चला, यानी उसको ऐसा रुझान हो कि ऐसा लोगों में काम करने का जज्बा पैदा हो कि जो रुख क्या है, चेहरा है, गिर्द यानी मिट्टी, धब्बे यानी दाग। तो यानी कि जो कई सालों से हमारा मुल्क पसमानदगी की शिकार है, जो तंजली के जानिब है, अब शायर क्या चाहता है कि अब ऐसा रुझान हो, अब ऐसी हवा चले कि यहाँ लोग अपने वतन की तरक्की में बढ़ चढ़ कर काम करें, आगे आए और हमारा वतन भी अब क्या हो, उस हमारे वतन का नाम जो है वो रोशन और ताबनाक हो सारी दुनिया में। या रब वो अबर बश के जो अर्ज़ पाक को हद्दे नज़र तक, अब क्या करें, हद्दे नज़र की बात हो रही है। सब्ज़ाज़ार क्या है, हरियाली है। अब अबर क्या है, बादल, बारिश की ख्वाहिश की है कि अर्ज़ पाक पर ऐसी बारिशें बरसें। जब बारिश बरसती है तो ज़मीन ज़रख़ेज़ होती है। और क्या है, सब्ज़ाज़ार यानी हर तरफ खेत खलियान फसलें उगें। तो फसलें उगेंगी, खेत खलियान होंगे, बागात होंगे, तो मुल्क में खुशहाली आएगी। आपको पता है कि हमारा मुल्क जो है वो 80% आबादी का हिस्सा जो है वो ज़राअत से वाबस्ता है। तो जब मुल्क में बारिशें होंगी, फसलें होंगी, तो मुल्क में क्या होगा कि हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली आ जाएगी, शादाबी ही शादाबी आएगी। तो ऐसी बारिश की शायर तीसरे शेर के अंदर बारिश की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। अब यहाँ देखें, चौथा शेर भी पहले शेर से जो है मुत्तसिल है। मैदान जो जल चुके हैं बुझा उनकी तशनगी, तशनगी प्यास को कहते हैं, अंडरलाइन कीजिए और अल्फाज के मायने लिखें। शाखें जो लुट चुकी हैं उन्हें बरगो बार दे, यानी कि जो ज़मीनें अरसे से बंजर पड़ी हैं। शायर चाहते हैं कि जब बारिश हो तो ज़मीन ज़रख़ेज़ हो जाए, वहाँ फसलें, खेत और खलियान हो, और वहाँ पौधे फल जो हैं वो नए सिरे से दोबारा हो गए, यानी बंजर ज़मीन भी जो है वो अब सैराब हो जाए। हर फर्द मेरी कौम का एक ऐसा फर्द हो, अपनी खुशी वतन की खुशी पर जो वार दे। ये 5वां शेर बहुत अहम है, ठीक है ना। अब इस 5वें शेर को देखते हुए आपने चीज़ को ध्यान में रखना है कि शायर की चौथे शेर में क्या ख्वाहिश थी कि ज़मीन ज़रख़ेज़ हो, और ज़रख़ेज़ बारिश होगी तो ज़मीन ज़रख़ेज़ होगी और हर तरफ फूल और पौधे होंगे। उसके बाद शायर 5वें शेर में क्या चाह रहा है कि लोग जो मैदान जो हैं, यानी कि मैदान की बात हो चुकी, उनको ज़रख़ेज़ करने की बात हो चुकी, और वहाँ नए फल पौधे उगने की बात हो चुकी। जब हम 5वें शेर पे आ रहे हैं तो शायर क्या चाहता है कि कौम का हर फर्द जो है उसके अंदर ईसार और क़ुरबानी का जज्बा पैदा हो। जब ये जज्बा पैदा होगा तो वो अपने वतन की तरक्की के लिए काम करेगा, वतन को खुशहाली पहुँचाने के लिए काम करेगा, उस अपने ज़ाती मफाद पे इज्तिमाई मफाद को कुर्बान करेगा।
تو جب سب مل کے قوم ایک مقصد کے لیے کام کرے گی تو ملک کیا ہو جائے گا؟ خوشحال ہو جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ قوم کے افراد کے اندر ایثار اور قربانی کا جذبہ ہو، کہ وہ صرف اپنی نفسا نفسی میں نہ لگیں، صرف اپنی ذاتی مفاد کے لیے کام نہیں کریں، بلکہ ان کے نظر میں ایک اعلیٰ اور عرفہ مقصد ہو کہ انہیں اپنے ملک کو ترقی کی جانب گامزن کرنا ہے، ملک کو ترقی کی طرف لے کر جانا ہے۔ یہ جذبہ شاید دعا مانگ رہے ہیں کہ ان کے ملک کے اندر پیدا ہو۔ اس کے بعد آخری شعر دیکھیں، یہ خطہ زمین معلوم ہے تیرے نام، دے اس کو اپنی رحمتیں اور بے شمار دیں۔ معلوم کیا ہے؟ کسی کے نام سے منسوب ہونا۔ اب یہ ارض پاک کا ٹکڑا جو ہمیں ملا ہے، جس سے آزادی کر کے ہم نے حاصل کیا ہے، جد و جہد کے بعد جو ہمیں یہ زمین ملی ہے، تو شاعر کیا کہتے ہیں کہ یہ زمین ہم نے اللہ کے نام سے منسوب کی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ہم عمل کریں۔ تو یہ آزادی ہم نے اسی لیے حاصل کی ہے کہ ہم آزادی سے دین پر عمل کر سکیں۔ تو شاعر کیا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی بے شمار رحمتیں اور برکتیں اس ملک پر نازل فرما۔ تو یہ ساری جو دعائیں مانگی جا رہی ہیں وہ وطن کی خوشحالی اور شادابی کے لیے مانگی جا رہی ہیں، اور حب الوطنی کے جذبے سے سرشار، یعنی وطن سے، پیٹریوٹزم جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں۔ تو وطن سے اس حد تک محبت ہے کہ شاعر چاہتا ہے کہ وطن میں بہار ہو، وہاں وطن کا نام روشن ہو، وہاں ایسی بارشیں ہو کہ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آئے، جو زمینیں بنجر ہیں وہ زرخیز ہو جائیں، وہ اس پہ پھول اور پودے اگیں، اور ملک کا ہر فرد جو ہے وہ اس کام پر لگ جائے کہ ملک کو ترقی کی طرف جانب گامزن کرے گا، وہ اپنے وطن کی خاطر ہر خوشی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ اور یہ زمین جو ہم نے حاصل کی ہے وہ اسی لیے حاصل کی ہے کہ یہاں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ سے کہا ہے کہ زمین آپ کے ہم نے اسی لیے حاصل کی سکی کہ اللہ کے دین کی اشاعت کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں سے اس وطن کو نوازے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے کام کی طرف، اسائنمنٹ کی طرف۔ آئیے، اسائنمنٹ جو ہے دیکھیں، نظم کا پہلا سوال ہم کر چکے ہیں، اب ہم جیم سوال کریں گے۔ نظم کے 5ویں شعر کی وضاحت کیجئے۔ 5واں شعر، ہر فرد میری قوم کا ایک ایسا فرد ہو، اپنی خوشی وطن کی خوشی پر جو وار دے۔ اس کی وضاحت کرنی ہے کم از کم 40 سے 50 الفاظ میں۔ نظم کے آخری شعر میں شاعر خدا سے کیا کہہ رہا ہے، جو دعا شاعر نے کی ہے، جو رحمتیں برکتیں نازل آ رہا ہے کہ زمین، خطہ زمین ہم نے کس نام سے لی ہے، کس کے نام سے منسوب ہے، اس کے بارے میں بھی 30 سے 35 الفاظ تحریک کریں۔ ٹھیک ہے، اب آگے آ جائیے، مترادف الفاظ لکھنے ہیں ہمیں مشق نمبر 5 سے۔ ہوا، فضا، اب یہیں سے تلاش کیجئے، مترادف الفاظ سارے یہیں دیے گئے ہیں۔ ہوا، فضا، رخ، چہرہ، ابر، بادل، ارض، زمین، خطہ، علاقہ، ہریالی، سبزہ ہی سبزہ۔ ٹھیک ہے، یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔